नमस्कार बच्चों, तीसरे इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 10वां पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है कुंभा का आत्म बलिदान। कुंभा का आत्म बलिदान इस पाठ का ही सेशन नंबर पहला है। चलिए बच्चों, सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे और पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम इस पाठ को समझेंगे। इस पाठ में एक देशभक्त सैनिक के आत्मसमर्पण की कहानी हमें बताई गई है। सबको कहानी बहुत पसंद है, तो चलिए हम अब पाठ की तरफ जाते हैं। आजादी किसे प्रिय नहीं होती। मनुष्यों की तो बात ही क्या, पशु पक्षी भी पराधीन रहना पसंद नहीं करते। लेकिन कभी कभी इस प्रिय आजादी की रक्षा के लिए प्राण भी न्यौछावर करने पड़ते हैं। प्राण न्यौछावर करना ये एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है हमारे जीवन का बलिदान करना, आत्मसमर्पण करना। अब देखिए, आजादी का अर्थ होता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसे प्रिय नहीं होती है। सबको अपनी स्वतंत्रता या आजादी प्रिय होती है। अगर आपको कहा जाए, चलो अब आपको सबको किसी क्लास में किसी एक विद्यार्थी के द्वारा बताया गया कि अब आप हमारे गुलाम हो और जो मैं कहूँगा वही आप लोगों को सुनना पड़ेगा, तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, हमारे भारत स्वतंत्रता को कितने दिन हो गए हैं, लेकिन जब हमारा देश अंग्रेजों के पास गुलाम था, अंग्रेज सरकार हमारी भारत सरकार पर हुकूमत कर रहे थे, उस समय हमारा देश स्वतंत्रता के उस भावना से गुजर चुका है। और जब हमारा देश स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, उस स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कितने सारे देशभक्तों ने अपने प्राणों का समर्पण किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया है। आप लोगों को बहुत सारे क्रांतिवीरों के नाम भी पता होंगे, देशभक्तों के नाम भी पता होंगे। लाला लाजपत राय है, भगत सिंह है, कितने सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपने जीवन का बलिदान किया है। रानी लक्ष्मीबाई की भी कहानी आप लोगों को पता होगी। अब देखिए, इस कहानी में भी हमें इसी प्रकार से स्वतंत्रता प्रिय होने वाले एक देश सेवक की कहानी बताई गई है, जिसका नाम है कुंभा। तो यहाँ पर कुंभा इस राजपूत ने क्या किया था, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए आत्म बलिदान कर दी थी। जिस प्रकार से मनुष्य को ही नहीं बल्कि हर सजीव को अपनी स्वतंत्रता प्रिय होती है। पराधीन रहना अर्थात गुलामगिरी में रहना। तो पशु पक्षी भी देखो अपनी स्वतंत्रता उन्हें बहुत प्रिय होती है। इसके पहले आपने चिड़िया या कविता पढ़ी होगी, उसमें भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से चिड़िया स्वच्छंद आकाश में विहार करती है, उसे तो निर्झर बहते हुए पानी की बूंदे प्रिय होती है। और अगर ऐसे पशु पक्षियों को अगर हम पिंजरे में बंद कर देंगे तो उनको भी स्वतंत्रता पराधीनता बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। पराधीनता के कारण वो अपना गगन में उड़ान भरना भूल जाते हैं, और कभी कभी तो अपने इस पराधीनता का अस्वीकार करते हुए वो अपने प्राण भी वहां पर त्याग देते हैं पिंजरे में। तो इसी प्रकार से मनुष्य भी अपनी आजादी की रक्षा के लिए, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का समर्पण कर देते हैं। अब देखिए, इस कहानी में हमें ऐसे ही एक बूंदी नाम की एक रियासत है, जहाँ पर हाड़ा जाति के राजपूत रहते हैं। उन्होंने किस प्रकार से अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है, इसकी कहानी इस कहानी में दी गई है। चलिए अब हम इस कहानी को आगे बढ़ते हैं। राजपूतों की छोटी सी रियासत बूंदी। वहाँ के वासी थे आजादी के परवाने, अर्थात आजादी की इच्छा रखने वाले, आजादी की चाह रखने वाले हाड़ा जाति के राजपूत परम वीर, नितांत स्वाभिमानी थे। अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए हर दम मर मिटने को तैयार थे। तो अब देखिए, आपको पूछा जा सकता है प्रश्न कि राजपूतों के अंदर कौन से गुण होते हैं, या फिर हमारे इस कहानी का जो मुख्य पात्र है कुंभा, तो उसके अंदर आपको कौन से गुण दिखाई देते हैं। तो वो स्वाभिमानी है, साहसी है, शौर्य उसके अंदर कुट कर भरा हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पर
राजपूतों की एक छोटी सी रियासत है जिसका नाम है बूंदी, और वहाँ पर जो निवासी है उस स्थान में रहने वाले, बूंदी नाम की रियासत में रहने वाले जो ग्रामीण थे वो कौन थे, आजादी के परवाने थे, अर्थात अपने रियासत को वो बहुत ही प्यार करते थे और वो किसी भी प्रकार से पराधीनता में रहना पसंद नहीं करते थे। और वहाँ पर अधिकतर कौन रहते थे, हाड़ा जाति के राजपूत। तो उनकी क्या विशेषता थी, वे स्वाभिमानी थे, नितार और परमवीर थे और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर दम वो अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार होते थे। मर मिटने को तैयार होना, अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार होना। तो आपको देखो कहानी में छोटे छोटे मुहावरे भी आ रहे, तो उनको आपको समझना है कि उसका अर्थ क्या होगा। आपको परीक्षा में मुहावरों का अर्थ लिखकर उनके वाक्य में प्रयोग करने के लिए पूछा जाता है। लेकिन शीघ्र ही उनकी वीरता की परीक्षा की घड़ी आ पहुंची। चित्तौड़ के महाराणा ने बूंदों को अपने प्रचंड सैन्य शक्ति के बल पर अपने अधीनता करना चाहा। अब देखिए क्या हो गया इस कहानी में कि जो राजपूतों का छोटी सी रियासत थी, हाड़ा जाति के राजपूतों की जो छोटी सी रियासत थी बूंदी, उस पर क्या हो गया, एक दिन चित्तौड़ की महाराणा की नजर आ गई। उसने देखा, किसने, चित्तौड़ के महाराणा ने, और उन्होंने क्या किया, अपने प्रचंड शक्तिशाली सैन्य के साथ वह उस बूंदी, इस रियासत पर आक्रमण कर दिया। अब चित्तौड़ महाराजा ने यह क्या किया था, उसे अपने शक्ति के बल पर अपने अधीन करना चाहा, अर्थात उस पर अपना अधिकार जमाना चाहा। बूंदी के हाड़ा राजपूतों ने डटकर युद्ध किया। राणा को इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी। मुंह की खाना अर्थात यहाँ यह भी मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि हार होना या पराजित होना। तो देखो, बूंदी के हाड़ा राजपूतों के द्वारा चित्तौड़ के महाराणा जो बूंदी पर आक्रमण किए थे, अब उनके पास बहुत सारे सैनिक थे और प्रचंड ऐसे धैर्यशाली शक्तिशाली ऐसे सैनिक होने के बावजूद भी हाड़ा राजपूतों ने डटकर मुकाबला करके अपने रियासत को उन्होंने बचाया था। किसने, हाड़ा राजपूतों ने, बूंदी के हाड़ा राजपूतों ने। तो इस प्रकार इस युद्ध में चित्तौड़ के महाराणा और बूंदी के हाड़ा राजपूतों के युद्ध में किसकी हार हुई थी, चित्तौड़ के महाराणा की हार हुई थी। बूंदी की छोटी सी रियासत में उन जांबाज सपूतों ने चित्तौड़ के शक्तिशाली राणा को धूल चटा दी। तो अब देखिए, बूंदी की वो जो रियासत थी बहुत छोटी सी थी, और छोटी सी रियासत के सैनिक भी कितने होंगे, वो भी बहुत कम थे, अर्थात जो हाड़ा जाति के जो राजपूत थे वो संख्या में कम थे, किसके मुकाबले में, चित्तौड़ के महाराणा के प्रचंड सैनिकों के सामने। फिर भी क्या हुआ, बूंदी की छोटी रियासत के जांबाजों ने, शक्तिशाली सुपूतों ने क्या किया, अपने बलबूते पर चित्तौड़ के शक्तिशाली महाराणे की हार कर दी। इस अपमानजनक पराजय से राणा तिलमिला उठा। तिलमिल उठाना, अत्यधिक क्रोधित होना, गुस्सा होना। वे क्रोध से आग बबूला होकर प्रतिज्ञा कर बैठे। अब क्रोध के कारण वो अत्यधिक आग बबूला होना, क्रोधित होना, गुस्सा होना। इसका देखो, तिलमिला उठना, आग बबूला होना, ये मुहावरे हैं और उनका अर्थ सबका एक ही समान अर्थ है कि अत्यधिक क्रोधित होना, गुस्सा होना। और ऐसे छोटे से रियासत बूंदी के जांबाज सुपूतों के द्वारा जब चित्तौड़ के शक्तिशाली राणा की हार हो गई तो वो गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने क्या किया, प्रतिज्ञा कर ली, जब तक बूंदी पर अपना झंडा नहीं फहरा दूंगा तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा। अब देखिए, आग गुस्से में भी हम कहते ना कि गुस्से पर भी हमें नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हम क्रोध में क्या करें, गुस्से में क्या करें। तो इसी कारण क्रोध में आकर चित्तौड़ के शक्तिशाली राणा ने क्या प्रतिज्ञा की थी, जब तक यह बूंदी में अपने कब्जे में नहीं लेता, अर्थात उस बूंदी पर मैं अपने चित्तौड़ के राजा का झंडा जब तक नहीं मैं फहराता हूँ तब तक मैं पानी का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगा। बूंदी छोटा सा राज्य सही, पर उसे
बूंदी छोटा सा राज्य सही, पर उसे चुटकियां बजाते तो जीता नहीं जा सकता था। अब देखिए, दिखने में तो बूंदी छोटा सा राज्य दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे चुटकियों में चुटकियां बजाते, मतलब किसी को ऐसा लगता होगा कि आसानी से हम उसको अपने उस पर में हम लोग जीत हासिल कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी किए युद्ध करने पर चित्तौड़ का फिर पराजय का मुंह देखना पड़ता। पूरी तैयारी और युद्ध में काफी समय लगने की संभावना थी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, चित्तौड़ के महाराणा ने गुस्से में आकर, आग बबूला होकर, क्रोध में आकर उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर डाली। कौन सी प्रतिज्ञा कर डाली थी कि जब तक मैं बूंदी पर अपने जीत का तिरंगा या झंडा नहीं फहराऊंगा, तब तक मैं एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा। अब देखिए, देखने में तो बूंदी एक छोटा सा राज्य दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके जो सुपूत थे वो बहुत शक्तिशाली थे, पराक्रमी थे। उनसे जीत पाना संख्या में बल्कि भले वो कम थे चित्तौड़ के महाराणा के सामने, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली थे। तो इस प्रकार जिस प्रकार महाराणा ने जल्दबाजी में यह प्रतिज्ञा ली थी, तो वो गुस्से में आकर लिया था। युद्ध करना होगा तो उसके लिए भी बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, और उस युद्ध में युद्ध के पहले सैनिकों को भी ट्रेनिंग देना पड़ता है, युद्ध की सब सारी सामग्री इकट्ठा करनी पड़ती है, युद्ध की योजना बनानी पड़ती है, और उसमें बहुत समय लगता है। लेकिन अब राजा ने क्या प्रण लिया था, क्या प्रतिज्ञा ली थी कि वो एक बूंद भी पानी नहीं पिएगा। तो अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई थी, और ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि एक दिन में युद्ध की योजना बनाई जा सकती, एक दिन में युद्ध की सारी तैयारी हो सकती है, एक दिन में, 1 या 2 दिन में पूरे सैनिकों को हम तैयार कर देंगे युद्ध के लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और मनुष्य पानी के बिना कब तक प्यासा रह सकता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, पूरा दिन तो बिना पानी के नहीं रह सकता है, एक बूंद तो और उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वो नहीं जीत पाएंगे, बूंदी पर आक्रमण करके उस पर अपना विजय का झंडा नहीं फहराएंगे, तब तक वो पानी का एक बूंद भी नहीं पिएंगे। तो ये बहुत बड़ी कठिन समस्या उन्होंने निर्माण कर दी थी। अब ये कठिन समस्या क्यों निर्माण हो गई थी? क्योंकि उन्होंने क्रोध में आकर बिना विचार किए यह प्रतिज्ञा ली थी। अब राजा का काम होता है, वो देखो, राजा का काम होता है प्रजा का सुरक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना, लेकिन राजा अगर इस प्रकार से क्रोधित होकर कोई निर्णय लेगा, वो अपने लिए भी तो समस्या का निर्माण कर रहा है, लेकिन अपने प्रजा, अपने सैनिकों के ऊपर भी संकट का निर्माण कर रहा है। तो इस पर देखो, यहाँ पर कहा गया है कि चित्तौड़ को फिर पराजय का मुंह देखना पड़ता। अगर वो जल्दबाजी में बिना किसी तैयारी के युद्ध करेंगे तो चित्तौड़ के महाराजा को फिर से, अब पहली बार तो युद्ध में वो हार चुके थे, और इस प्रकार से जल्दबाजी में युद्ध के लिए आगे बढ़ेंगे तो फिर से उनको हार निश्चय ही था। पूरी तैयारी और युद्ध के काफी समय लगने की संभावना थी। ऐसी स्थिति में राणा की प्रतिज्ञा क्या होगा? राणा अपनी प्रतिज्ञा से तिल भर भी डिगने को तैयार न थे। अब देखिए, वो तो भी अपने प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट रहे थे। सोच विचार के बाद एक मंत्री को यह उपाय सूझा कि बूंदी का एक नकली किला बनाया जाए और राणा उसे जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करे। अब देखिए, पूरे मंत्रीगण इस समस्या का सुलह निकालने का, सुझाव निकालने का प्रयास करने लगे। तो एक मंत्री ने बहुत सोच विचार करके एक उन्होंने उपाय बताया कि हम लोग क्या करेंगे, बूंदी के जैसा ही एक नकली हम राजपूतों का वह राज्य बनाएंगे, और राणा उस पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे, और नकली बूंदी रियासत होने के कारण वहां पर जो आक्रमणकारी सैनिक होंगे वह हमारे होंगे, और इस प्रकार वह राजा के सामने हार जाएंगे और राजा जीत जाएगा। तो इस प्रकार राजा की प्रतिज्ञा भी पूरी कर जाएंगे और वह अन्न और जल ग्रहण कर सकेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि चित्तौड़ के महाराणा ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर किसी भी विचार सोच विमर्श के बिना ही प्रतिज्ञा ले ली, और इस प्रतिज्ञा का नतीजा यह हुआ कि मंत्रियों ने एक योजना बनाई, एक नकली बूंदी बनाकर उस पर आक्रमण करने का प्रयास वो करने के लिए तैयार हो गए। अब देखते हैं उस रियासत पर हमला करने के लिए जो राजा के मंत्री थे, महाराणा, उसमें सच में जीत पाते हैं या आगे क्या होता है, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।